साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। तो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार लेकर आ जाऊंगा आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का, जो कि आपके हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो साथियों, बिना देरी करते हुए हम करते हैं प्रैक्टिस सेट को शुरू। तो देख लेते हैं साथियों हम पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। जो कि ज्वार है वो सबसे ऊंचा कब होता है। तो इसका ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की विपरीत दिशा में होते हैं, जब चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में होते हैं। तो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे। कहने का मतलब है भारत और बांग्लादेश भारत का कब तक हिस्सा थे। तो साथियों, ऑप्शन ए में हमारे 1971 तक, ऑप्शन बी 1942 तक, ऑप्शन सी 1945 तक, या फिर ऑप्शन डी 1947 तक। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1947 तक हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश ये भारत का ही एक अंग या एक हिस्सा थे। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं सही इकाइयों में नहीं लिखी गई हैं। इनमें से कौन सी मात्रा है जो कि एक सही रूप में नहीं लिखी गई है। जैसे कि साथियों, स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेन बराबर एन अपॉन एम स्क्वायर, या सरफेस टेंशन बराबर एन अपॉन एम। ऑप्शन सी, या फिर ऊर्जा बराबर के जी एम बट्टे सेकेंड, या फिर प्रेशर बराबर एन बट्टे एम की पावर 2। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि ऊर्जा है, जो कि एक सही रूप में नहीं लिखी गई है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो बाद बाकी हमारी जो कि हैं जो सही रूप में लिखी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। जो बृहद प्रायद्वीपीय भाग का पठार नहीं है। तो साथियों, देख लेते हैं हम इसके ऑप्शंस। तो साथियों, हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। दो जगह पर इसमें उड़ीसा और ओडिशा लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि हमारे किसका हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा तिब्बत और सिक्किम के बीच, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी है चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच, और ऑप्शन डी है हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के बीच। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। साथ ही हमारी इसकी स्थिति कहाँ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है हमारा खैबर दर्रा। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार का उपांत से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है। ऑप्शन है हमारा यमुना, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी चंबल, या फिर ऑप्शन डी सोन। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यमुना, जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलती है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। इनमें से कौन सा शहर है जो कि गंगा के तट पर नहीं बसा है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बरौनी, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जो कि एक गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ हमारा, जबकि यह किसके सहारे बसा हुआ है, ये हमारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, जबकि हमारे तीनों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। पढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है। तो इसका तात्पर्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। हमारा ऑप्शन है सभी नागरिक कानून के सामने समान है, ऑप्शन बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है,
ऑप्शन सी सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी सभी नागरिकों का भाषण देने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य देश से इसका तात्पर्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कहने ठीक है साथियों, कोई भी धर्म नहीं होगा राज्य स्तर पर। तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि जब एक कुंजी पटल पर दबाव दिया जाता है, जब किसी कुंजी पटल पर दबाव दिया जाता है तो किस स्ट्रोक बिट को उसी बिट्स में परिवर्तन के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। जब किसी कुंजी पटल पर दबाव दिया जाता है तो की स्ट्रोक बिट को उसी बिट्स में परिवर्तन के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन ए ANSI, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी EBCDIC और या फिर ऑप्शन डी ISO। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए INSI का प्रयोग किया जाता है जब किसी कुंजी पटल पर दबाव दिया जाता है तब। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा शहर है जो कि अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी सोलापुर या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नासिक, जो कि अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। साथियों हमारा नासिक कहाँ पर है, ये हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। साथियों इस नदी की बात करें तो ये हमारा कोयना नदी पर ही स्थित है, कोयना नदी पर ही यह बांध स्थित है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल काटी जाती है। ऑप्शन ए मार्च में, ऑप्शन बी दिसंबर में, ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में या फिर ऑप्शन डी जून के प्रारंभ में। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवंबर के प्रारंभ में जब फसल काटी जाती है। फसल साथियों हमारी 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और तीसरी होती है साथियों हमारी जायद। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, ऑप्शन देख लेते हैं साथियों इसके। तो साथियों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी में तैरता है, ऑप्शन बी धीरे धीरे भूस्थल पर बढ़ता है, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्तरों पर छाया रहता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल है। इनमें से कौन सी कायांतरित सेल है। तो इसका ऑप्शन है हमारा संगमरमर, ऑप्शन बी चूनास, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी कोयला। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संगमरमर, एक कायांतरित सेल है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा अन्य सभी को पद से हटाया जा सकता है। इनमें से किस एक को छोड़कर अन्य राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो साथियों ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, या फिर ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद को हटा सकता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस शहर में नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। इनमें से किस शहर में नौसेना मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन ए हमारा मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोच्चि या फिर ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चेन्नई में, जो कि नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है हमारा कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है। सार्क सार्क की फुल फॉर्म क्या है। तो साथियों इस ऑप्शन है हमारा साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी साउदर्न एर्फो एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी साउथ एशियन एसोसिएट फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी लोपेज गोंसाल्वेस, ऑप्शन डी जुआन सेबास्टियन। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वास्को डी गामा ने की थी। साथियों वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। साथियों हमारे कहाँ का था, पुर्तगाल का रहने वाला था। और साथियों इसने कब खोज की थी, 1498 में कहाँ उतरा था साथियों, भारत के कालीकट पर उतरा था। ठीक है साथियों बढ़ते हैं, जबकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने साथियों आपके अमेरिका की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों है अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। स्वेज नगर के खुलते ही किन्हीं दो जगहों के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। ऑप्शन ए लंदन न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन पेरिस, ऑप्शन सी लंदन केप ऑफ गुड होप, ऑप्शन डी लंदन चेन्नई। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन और चेन्नई। लंदन और चेन्नई के बीच स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री मार्ग का यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। कौन सा प्रथम विश्व युद्ध इनमें से किस अवधि के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है 1914 से 18, ऑप्शन में 1913 से 18, ऑप्शन से 1914 से 1920 या फिर ऑप्शन डी 1913 से 1919। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ने 1914 से 1918 के बीच हमारा प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो हमारी ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर या फिर ऑप्शन डी तैमूर। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बाबर। बाबर ने हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि नीचे मुगल बादशाहों के नाम विशेष अनुक्रम में घोषित हैं। कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इन ऑप्शन ए हमारा शाहजहाँ जहांगीर हुमायूं बहादुर शाह, ऑप्शन ए हुमायूं जहांगीर शाहजहाँ बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहांगीर हुमायूं बहादुर शाह शाहजहाँ, फिर ऑप्शन डी शाहजहाँ, ऑप्शन डी में बहादुर शाहजहाँ हुमायूं या जहांगीर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हुमायूं जहांगीर शाहजहाँ और बहादुर शाह। पहले हुमायूं आया, फिर हुमायूं के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद बहादुर शाह। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। तो ऑप्शन है बाजीराव पेशवा फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी माधवराज फर्स्ट या फिर ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव के समय हमारी जो कि मराठा सत्ता थी वह सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो साथियों हमारे ऑप्शन ए में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में है साथियों स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है साथियों हमारा राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दयानंद
सरस्वती ने ही आनंद आर्य समाज की स्थापना की थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो हमारा ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी महात्मा फूले या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र दत्त। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महात्मा फूले ने की थी। महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा फूले ने सत्य समाज शोधक की स्थापना की थी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे, तो हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे जनगण मन के रचयिता थे। साथियों इन्होंने ही हमारे बांग्लादेश के राष्ट्रगान को भी लिखा है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उन्हें कौन है। तो हमारा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या फिर ऑप्शन डी 1939। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो साथियों बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। तो साथियों आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो साथियों ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1944, ऑप्शन डी 1945। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगर साथियों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, क्योंकि आपको और हमारे ही नए नए प्रैक्टिस सेट्स की वीडियो मिल सके। साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।